तो अनुच्छेद 22 तक पढ़ चुके थे हम ना। आज देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। समता हो गया था और स्वतंत्रता हो गया, दो हो गए ना हमारे। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध। मानव अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म, मतलब मानव का दुर्व्यापार और बलात्सर्म दोनों निषेध है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड हो गए? दो वर्ड हो गए, एक बलात्सर्म, बलात्सर्म से मतलब क्या हो गया? किसी से बेकार कराना, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, जबरदस्ती किसी से कोई कार्य कराना, बिना मजदूरी के कार्य कराना, वो किसमें आता है? ये किसमें आता है? भाई किसी को बंधुआ मजदूरी कर बना लेना, पैसे देने नहीं और उससे काम कराते रहना। पहले क्या होता था, जो जमींदार लोग थे वो यही करते थे, किसी को पैसे दे दिए ब्याज पे, वो ब्याज चुका नहीं पाता थे, किसान आदमी थे, पहले सूखा पड़ गया तो नहीं दे पा रहे, फिर क्या करते थे वो कि भाई तुम हमारे यहाँ काम कर, तेरा कर्ज उतर जाएगा, और उनका कर्ज उतरता नहीं था, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो क्या होता था, किसान भी मजदूरी कर रहा, उसके बच्चे भी मजदूरी कर रहे। तो उसको रोकने के लिए संविधान में डाला गया बेगार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। फिर मानव दुर्व्यवहार, एक शब्द क्या है? मानव दुर्व्यापार। इसमें स्त्री या मानव मानव तस्करी होती है ना, आदमी की, औरतों की, बच्चों की, पहले ज्यादा था, अभी तो फिर भी कम हो गया, लेकिन अभी भी काफी है, तो उसको रोक लगे। किसमें? अनुच्छेद 23 में। तो इसका क्या मतलब हो गया? मानव दुर्व्यापार का क्या मतलब हो गया? स्त्री मानव के खरीद फरोख्त पे रोक हो, और देव दासी प्रथा, स्त्रियों को देवदासी बना दिया जाता था पहले, उस प्रथा को क्या बोलते हैं? मानव दुर्व्यापार, दास प्रथा आदि किसमें आते हैं? मानव दुर्व्यापार में। बलात्सर्म में किसी से भी जबरन मजदूरी कराना। ठीक, तो ये दो क्या है, इन दोनों को निषेध किया गया है किसमें? आर्टिकल 23 में। अब आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बाल मजदूरी निषेध। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 बाल मजदूरी पर
रोक लगाता है। इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल मजदूरी पर निषेध है। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कहते हैं हम किशोर। तो क्या है, किशोर से भी छोटे 14 वर्ष के, उन पे क्या है, कम आयु के बच्चों को कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ये कौन कहता है, आर्टिकल 24। तो शोषण के अधिकार में कितने का आर्टिकल हो गए हमारे, 2। एक 23 में क्या है, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर रोक। मानव दुर्व्यवहार का क्या मतलब हो गया, किसी भी मानव की, बच्चे की, स्त्री की खरीद फरोख्त। ठीक है ना, पहले क्या दास बनाने के लिए खरीद लेते थे, यहाँ से पकड़े अफ्रीका से उधर ले गए अंग्रेज लोग काम कराने के लिए, उनको अपने यहाँ रख लिया खरीद के। ठीक, उस पर रोक, किसी से भी दास बनाने पर या देवदासी प्रथा पर रोक। और बलात्श्रम हो गया, किसी से भी जबरन मजदूरी कराना, बिना पैसे के मजदूरी कराना, वो कैसा हो गया, बलात्श्रम। ठीक, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बाल मजदूरी निषेध, मतलब कहीं पर भी 14 साल के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक, कोई डाउट है इसमें, बताओ। आगे करो। शोषण के बाद क्या था हमारा, कौन सा अधिकार था, कहां से कहां तक था, 25 से 28 धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से, 25 से 28। 25 से 28 में हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 क्या था हमारा, अंतःकरण की ओर धर्म आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 क्या कहता है हमारा, अंतःकरण की ओर धर्म को आबद्ध रूप से मानने, आचरण करने, प्रसार करने, आचरण करने, आचरण करने की और अपने अंतःकरण से धर्म को आबद्ध रूप से मानने की, प्रसार करने की, आचरण करने की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, जैसे कोई भी किसी का धर्म हो, उसका क्या कर सकता है, उसको मान सकता है, उसका प्रसार कर सकता है और आचरण करेगा। ये आचरण यहाँ पे आया था। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 वर्ड हो गए, आचरण करना, मानने की, आचरण करने की और प्रसार करने की आजादी है किसी को भी हमारे देश में। ठीक है,
आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों को ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये अधिकार ठीक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म को मानने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की स्वतंत्रता। और 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, 25 26 दोनों हो गया। मिटा दो, कोई डाउट तो नहीं इनमें? 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए धार्मिक कार्य धर्म की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता। 27 को क्या कहता है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हो गया? भारत में किसी भी व्यक्ति पर धर्म के आधार पर कर नहीं लगाया जाए। क्या मतलब हुआ इसका? अर्थात भारत में किसी पर ठीक है, भारत में किसी पर भी धर्म के आधार पर कर नहीं लगाए। ऐसा नहीं है कि तुम ये वाला धर्म मान रहे हो तो आपको कर देना पड़ेगा। जैसे क्या था मध्यकालीन, मध्यकाल था हमारा, मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं तो हिंदुओं को क्या करना पड़ता था? जजिया देना पड़ता था। अपना धर्म की मानने के लिए क्या जजिया देना पड़ता था। तो अभी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसमें क्या किसी को भी अपना धर्म मानने के लिए सरकार को या किसी व्यक्ति को कर देना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा हो गया? 27। 26 का क्या था? ये तो कहीं हो रही है तो क्या पता, ये यहाँ थोड़ी है, ये देख लीजिए क्या था। 26वां, 25वां क्या था? धर्म को अंतःकरण से मानने की, आचरण करने की और प्रसार करने की स्वतंत्रता। और 26 में क्या था? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में क्या हो गया? धर्म की अभिवृद्धि के लिए
28। किसी को भी, ठीक है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब अभी किसी स्कूल में पढ़ते हो आप, यहाँ पे मान लिया कोई दूसरे धर्म का है, कोई हिंदू धर्म का स्कूल है और उसमें गायत्री पाठ हो रहा है, ठीक है, और कोई वहाँ पे मुस्लिम बच्चा है, ईसाई बच्चा है, या सिख, कोई और धर्म का बच्चा है, तो इसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इस, जहाँ पे गायत्री पाठ हो रहा है या किसी धर्म की विशेष की पूजा हो रही है उसमें वो उपस्थित हो। समझे कि नहीं? मतलब किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो स्कूल में या किसी संस्था में, ठीक है, और कोई बोलने लगे कि भाई हमारे धर्म में तो ये मान्य नहीं है, तो उसको आजादी है, वो अपनी मर्जी से उपस्थित हो या ना हो, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता हर किसी को प्राप्त कि अगर तुम्हारे धर्म से दूसरे धर्म का कोई भी कार्यक्रम या कोई भी पूजा चल रही हो या कोई ऐसा पाठ चल रहा हो या कोई ऐसा धार्मिक कार्य चल रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इस संस्था के सदस्य हो, आपको उपस्थित होना ही होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उसका मन हो तो आए, नहीं है तो मन नहीं है, तो किसी को भी बाध्य नहीं किया जाता। ठीक, ये हो गया हमारा 28। इसके बाद उसका है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। ये कौन कौन से हैं? 29 और 30। आर्टिकल 29 ये कहता है, क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मतलब जितने भी अल्पसंख्यक कौन है, एक केस हुआ था 3 फाइल वर्सेस 3 फाइल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में नहीं है, मतलब अल्पसंख्यक कौन होगा इसको संविधान में नहीं है। तो 3 फाइल बाद 3 फाइल केस हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि जो भी 50% से कम जनसंख्या में, जो भी 50%, जैसे मान लीजिए जनसंख्या 100 आदमी, 50 तो हिंदू हो, 50 कौन हो गए, मान लो 50 हिंदू हो, तो बाकी जो भी हो सब क्या है, अल्पसंख्यक, मतलब जो 50% से कम होगा वो अल्पसंख्यक कहा जाएगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टिप पाई बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी 50% से कम है वो अल्पसंख्यक। तो भारत में क्या 80% हिंदू है, तो बाकी जो होंगे वो क्या होगा, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण इसमें कहा गया है। अनुच्छेद
ठीक है। भारत में रहने वाले नागरिक को तो किसी भी अनुभाग पर, किसी भी भाग पर उसको क्या है, अपनी बोली, संस्कृति, लिपि और सुरक्षित रखने का अधिकार, मतलब संरक्षण करने का अधिकार। जैसे ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन कर दोगे चौथा संरक्षण। ऑप्शन की परिभाषा नहीं दी गई, भारतीय संविधान नहीं दी गई, तो लगभग 2009 के आसपास होगा। तीन परिवार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी 50% से कम है जनसंख्या में, वो कौन है, अल्पसंख्यक। ठीक, तो इसमें क्या है, भारत में रहने वाले नागरिक को किसी भी अनुभाग का उसको अपनी भाषा, जैसे जैसे तमिल में, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, आंध्रा वाले कौन सी बात बोलते हैं, तेलुगु, केरल वाले मलयालम बोलते हैं, उड़ीसा वाले उड़िया बोलते हैं। तो किसी को भी अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि, लिपि मतलब जैसे पंजाबी है, गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, तो उसको उसमें संरक्षित करने का अधिकार। ठीक, समझ आ गया, नहीं है, बस करो। आर्टिकल 30, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, मतलब अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अभी इसका केस चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, इसको साबित करना होगा कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है कि नहीं। मुस्लिम बोल रहे थे कि ये अल्पसंख्यक संस्थान, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता लोगों को, एससी एसटी का रिजर्वेशन भी नहीं, तो क्या है, 2004 में मान्यता खत्म कर दी गई। फिर अब फिर से वो लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि दोबारा से जाओ, इसकी जो अल्पसंख्यक है या नहीं, ये प्रूफ पर वहां इलावा है, तो उसका प्रबंधन क्या हो, उसका प्रशासन क्या माना जाएगा। अभी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और तो क्या हो जाएगा, प्रबंधन अल्पसंख्यकों के हाथ में आ जाएगा, अगर वो प्रूव हो गया कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है, तो उसके इसमें क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन, प्रशासन मतलब उसका मैनेजमेंट करने, ठीक है। फिर क्या होगा, उनका कुलपति भी उनका होगा, ठीक है, जो वहां पे आके रखे जाएंगे, तो उनका जो बोर्ड बनेगा वही रखेगा। ठीक, जैसे सरकार नियुक्ति करती है वैसे नहीं होगा। इसमें भी तीन तीन तरह के इसमें पाए गए हैं, जैसे तीन तरह के संस्थान होते हैं, जैसे सरकार से जो अनुदान लेते हैं, एक हो गया जो सरकार से
एक हो गए वो जो सरकार से आर्थिक सहायता देते हो, मान्यता देते हैं, ठीक है। और एक हो गए जो सरकार से मान्यता तो लेंगे, लेकिन ठीक है। एक हो गए क्या वो दिक्कत है, मन नहीं लग रहा पढ़ने, मन नहीं लग तूने पिछली क्लास पढ़ी, अभी डाउट बाद में ले लेंगे इस क्लास, ये लास्ट है इसका। और तीसरा हो जाएगा जो मान्यता को आर्थिक सहायता नहीं है। एक कौन सा होगा, पहले जो सरकार को पैसे भी दे रहे हैं और मान्यता भी दे रहे हैं, तो इसका इसका कंट्रोल होगा सरकार, सरकार के द्वारा संचालित होगा। एक में क्या है, मान्यता तो ले रहे हैं लेकिन आर्थिक सहायता नहीं ले रहे, इसमें क्या है, आंतरिक रूप सरकार का कंट्रोल है कौन, मानसिक रूप से, और जो ना मान्यता लेते ना सरकार लेते, तो इनके क्या है, अपने आप चलेगा, इनपे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक, तीन तरह का दिया हो आर्टिकल 30 में, क्या ऑप्शन क्या होगा, शिक्षण संस्थान और उनके प्रशासन का अधिकार, इसमें आर्टिकल 30 में क्या है, तीन तरह के, एक जो सरकार से मान्यता लेती है और सहायता भी लेती है, उसका प्रबंधन कौन करेगा, सरकार करेगी। दूसरे जो मान्यता लेंगे लेकिन आर्थिक सहायता नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे, उनका क्या है, आंशिक रूप से सरकार का कंट्रोल, मतलब उनको जो चलाएगी तो आंशिक रूप से सरकार चलाएगी, और जिसपे ना जो मान्यता लेते हो ना सहायता लेते हो फ्री है, वो अपने आप चलेगा। ठीक, 29 क्या हो गया, आर्टिकल 30 हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, शिक्षण संस्थान। 29 में, 29 में क्या होगा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, दो हो गए अल्पसंख्यकों के लिए, दो हो गए, एक में क्या है 29 में उनके हितों का संरक्षण करना, दूसरे में क्या है वो अपने संस्थान के मतलब अपने स्कूल की स्थापना भी कर सकते हैं, उनका प्रशासन मतलब उनको चला भी सकते हैं, ठीक है। उसमें तीन तरह के, और अल्पसंख्यकों के जो है तो 29 30, 29 में क्या है उनके हितों का संरक्षण, 30 में क्या है उनके स्थापना और प्रशासन, मतलब किसी स्कूल अगर को कोई स्कूल चलाना है अल्पसंख्यक को अलग से उसकी स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं, इसमें 30 है। और 29 में क्या है अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति उसको संरक्षित कर सकते हैं, ठीक, इसमें हितों के संरक्षण, उनके हितों के संरक्षण में क्या कहेगा, उनकी बोलने की मतलब लिखने की लिपि होगी उसका संरक्षण करना, उनकी भाषा उनकी बोली उनकी कोई संस्कृति है उसका संरक्षण कितना आगे 29, ठीक। उससे पहले कौन से पढ़ा है, 28 में क्या था, हम्म धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार, अगर कोई भी धार्मिक शिक्षा कहीं चल रही है तो उसमें उपस्थित होने का क्या अधिकार, वो हो या ना, ये किसमें 28 में। 27 में
धार्मिक कार्यों के लिए कर्ज के समुदाय से सुरक्षा, स्वतंत्रता, मतलब किसी पर भी धर्म के आधार पर कर नहीं लगाया जा सकते। इसमें 27 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। और 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, वो अंतःकरण से धर्म को आदर्श रूप से मानने की, आचरण करने की, प्रसार करने की स्वतंत्रता। किसमें? 25 में। ठीक है। जैसे मान लीजिए कृपाण रखने का जो पूछा जाता है एग्जाम में, किसी को कृपाण करने का रखने का अधिकार तो उनका अनुच्छेद देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है? ये आर्टिकल 25। ठीक है। ठीक है, क्या पढ़ते तो याद नहीं करो, तो ऐसे का जवाब